नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी के इस अंक में मैं बात कर रहा हूं अपने पड़ोसी नेपाल की। नेपाल से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन इस समय नेपाल में एक अराजक स्थिति बन गई है और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं के पी शर्मा ओली साहब, उनकी सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर है। जनता ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा करने की, संसद पर कब्जा करने की कोशिश की। पहले पुलिस ने वहां आंसू गैस चलाई, फिर पानी फेंका, फिर रबर की गोलियां चलाई और फिर फायरिंग की। और ताज़ा खबरों के अनुसार अभी तक वहां 16 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। ये लगभग वैसी ही हिंसा है जैसी कि पिछले दिनों में, पिछले सालों में श्रीलंका में हुई। वहां राष्ट्रपति भवन में लोग घुसे, राष्ट्रपति भवन का सामान लूट ले गए, राष्ट्रपति को जान बचाकर भागना पड़ा। 13 महीने पहले 5 अगस्त को बांग्लादेश हमारी सीमा से लगा हुआ है, वहां भी इसी तरह की हिंसा हुई। छात्र नौजवान सड़कों पर आए और तब की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचा करके भारत आना पड़ा। शेख हसीना पिछले 13 महीने से हिंदुस्तान में रह रही हैं। हालांकि वो वीजा पर हैं, एक भारतीय वीजा पर हैं, लेकिन उनकी स्थिति शरणार्थियों जैसी है। वो किसी से मिलजुल नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती। उनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा भारत की सरकार ने लिया है। अब हमारे भारत के इर्द गिर्द जितने सीमा से लगे हुए देश हैं, उनमें ये जो अशांति है, जो अराजकता है, ये भारत के लिए भी बहुत चिंता का एक कारण हो सकती है। इसलिए मैं इस नेपाल की हिंसा पर आपसे बात करना चाहता हूँ। नेपाल की हिंसा से मैंने शुरू में कहा कि हमारा नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है और वहाँ बहुसंख्यक हिंदू भी हैं। नेपाली मूल के लोगों के साथ साथ उनकी हिंदू धर्म में आस्था है और हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का जो एक बहुत बड़ा प्रतीक है, और वो जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, वो भी नेपाल के काठमांडू में है, राजधानी में है। तो खबर यह है कि 8 सितंबर को वहाँ पर नेपाल में जो नौजवान हैं, जनरेशन जेड नाम से जिनको जाना जाता है, जो 26 साल से नीचे उम्र के नौजवान हैं, ये अचानक उग्र हो गए। इन्होंने नेपो बेबी नाम का एक आंदोलन शुरू किया है। ये आंदोलन वैसे तो ऊपर तौर से देखा जाए तो ये होता है कि सोशल मीडिया के 25-26 प्लेटफॉर्म जो नेपाल में प्रचलित हैं, उन पर ओली सरकार ने पाबंदी लगा दी। तो इस पाबंदी से नाराज होकर के ये लड़के सड़क पर आए हैं, जबकि नेपाल की सरकार भीतर ही भीतर जनता में खदक रहे असंतोष को जानते हुए उसने पहले से ही नेपाल में 28 साल से अधिक उम्र के लोगों का प्रवेश वर्जित कर रखा है, आप पर्यटकों को छोड़ करके। लेकिन ये आग अब बढ़ती चली जा रही है और स्थिति ये हो गई है कि इस गोलीबारी में 16 लोग तो आधिकारिक तौर पर मारे जा चुके हैं, ये मान लिया गया है, और करीबन 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अब देखिए, वहाँ पर चूंकि मीडिया पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो सारी खबरें तो चलकर नहीं आई हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियां हैं, रॉयटर जैसी, उसके हवाले से जो सूचनाएं आ रही हैं, उसके हिसाब से नेपाल में स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। और नेपाल में जो लोग, जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब ओली सरकार को जाना चाहिए, क्योंकि ओली सरकार सिर्फ तानाशाही की ओर ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि ओली सरकार ने भ्रष्टाचार के भी जो क्या कहना चाहिए, हदें होती हैं, वो पार कर ली हैं। मोदी सरकार पर एयरपोर्ट घोटाले का आरोप लग चुका है, मोदी सरकार पर शरणार्थी घोटाले का आरोप लग चुका है, और ओली सरकार पर इस तरह के आरोपों की एक लंबी फहरिस्त है। ये तो मैंने 2 बड़े बड़े आरोप आपको गिनाए। इससे जनता में बड़ा असंतोष है। नेपाल में भी वही स्थिति है कमोवेश, जो बांग्लादेश में रह चुकी हैं, जो श्रीलंका में रह चुकी हैं, और आज जो भारत में है। युवा वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा तनाव में है, बेरोजगार है, गुस्से में है, उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए, उसे प्रतिबंधों से बिल्कुल मतलब समर्थन उसका नहीं करता है। अब आपको मालूम है कि जो हमारे के पी शर्मा ओली साहब हैं, ये भी
कुछ कुछ चीन समर्थक हैं, कुछ कुछ क्या पूरे ही चीन समर्थक हैं। और हाल के दिनों में जब से उनकी सरकार बनी है उन्होंने चीन के समर्थन से अपनी सरकार को चलाने की कोशिश की है। हालांकि नेपाली कांग्रेस भी ओली सरकार को लगातार समर्थन कर रही है, और जो जो विरोधी लड़के हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो सड़कों पर आ गए हैं, उनका कहना है कि एक तो नेपाली कांग्रेस को इस ओली सरकार से अपना समर्थन वापस ले जाना चाहिए, और दूसरे अब ओली सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नई सरकार हो, नए चुनाव हो, तब बात बनेगी। लेकिन अब मुश्किल ये है कि ये कैसे हो, ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। बांग्लादेश में आपने देखा कि जब अराजकता बढ़ी तो प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान हथेली पे रखकर रातों रात विमान से भारत में आके शरण लेनी पड़ी, जान बचानी पड़ी। तो अब क्या स्थिति ऐसी बन जाएगी नेपाल में आने वाले दिनों में कि जो प्रधानमंत्री हैं ओली साहब, केपी शर्मा ओली साहब, वो अपनी जान बचाने के लिए या तो शंघाई बीजिंग जाएंगे या भारत आएंगे। उनके पास दो ही विकल्प है, दुनिया में तीसरा विकल्प उनके पास नहीं है। लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं नेपाल से बहुत स्नेह करता हूँ, मैं नेपाल की यात्राएं भी कर चुका हूँ, मेरे बहुत से मित्र भी हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फेसबुक वहाँ चल नहीं पा रही है, व्हाट्सएप से वहाँ बात नहीं हो रही है, मैसेंजर भी कभी कभी काम करता है। लेकिन जो मेरे सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि नेपाल में स्थिति बहुत नाजुक है, और अभी ये जो छात्रों का, युवाओं का आंदोलन शुरू हुआ है, ये अभी काठमांडू से निकल करके पूरे पूरे देश में फैल सकता है। क्योंकि अब छात्र और युवा ज़्यादा सब्र करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें ओली सरकार की रीति से, नीति से, तानाशाही प्रवृत्ति से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, और ये शिकायतें तभी दूर हो सकती हैं जबकि ओली साहब अपना इस्तीफा देके चले जाएं। अब अगर ओली साहब जिद पर अड़े रहते हैं तो मुमकिन है कि वहाँ भी बांग्लादेश जैसे, श्रीलंका जैसे हालात बन जाएं। नेपाल के एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, डॉक्टर गोविंद राज पोखरेल, वो कहते हैं कि देखिए अब स्थिति ऐसी हो गई है कि ओली को तो जाना ही पड़ेगा, एनी हाउ जाना पड़ेगा। ओली को अब नेपाल की जनता बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ओली साहब ने जिस ढंग से चीन का समर्थन दिया है, चीन के समर्थन से देश में अपने विरोध के स्वरों को कुचला है, वो अब किसी जनता को बर्दाश्त नहीं है। नेपाल आपको मालूम है गरीब राष्ट्र है, सब कुछ है, और उसकी अर्थव्यवस्था में भी बहुत ज़्यादा दम नहीं है। इसलिए चीन ने अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए नेपाल में अपने तमाम तरह के हस्तक्षेप कर रखे हैं, और उसको मदद भी की है, नेपाल को मदद भी की है। पहले ये नेपाल जो है एक ज़माने में भारत पर आश्रित रहता था, लेकिन इस समय आज की तारीख में नेपाल का जो आश्रित होना है वो चीन पर ज़्यादा निर्भर करता है। चीन उसके ज़्यादा निकट आ गया है, और ये एक गंभीर खतरा है नेपाल की जनता के लिए भी है, और भारत की जनता के लिए भी है, भारत की सरकार के लिए भी। क्योंकि भारत और नेपाल की सीमाएं खुली सीमाएं हैं, लोगों का आना जाना बहुत आसानी से होता है, कोई बहुत ज़्यादा वहाँ रोक टोक नहीं होती है। आपके पास पासपोर्ट तो हो तो ठीक है, मतदाता कार्ड हो तो ठीक है, आधार कार्ड हो तो ठीक है, आप नेपाल जा सकते हैं, घूम सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, और शाम को अपने घर भी लौट सकते हैं। ऐसी स्थिति अब मुझे लगता है कि ये असंतोष की आग अब भारत के चारों तरफ फैलती चली जा रही है। अभी बांग्लादेश में सुलग रही है, बांग्लादेश में 13 महीने हो गए, अभी तक वहाँ चुनाव की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। अब नेपाल सुलग रहा है, इससे पहले श्रीलंका सुलग चुका है, वहाँ जैसे तैसे शांति हुई है, सत्ता परिवर्तन के बाद हुई है। म्यांमार में भी सैनिक शासन के खिलाफ तमाम असंतोष है, और म्यांमार में जो अराजकता है उसका जो बोझ है वो भारत सरकार को झेलना पड़ रहा है। भारत सरकार तो शुरू से चिल्ला रही है कि वहाँ के रोहिंग्या जो मुसलमान हैं वो भाग भाग करके भारत में अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे हैं, जिससे भारत में तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या ओली सरकार इस आंदोलन के बाद सोशल मीडिया के 24, 25, 26 जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर लगाया गया
जो पाबंदी है उसको वापस ले लेगी क्या? क्या झुकेगी सरकार या अपनी पर अड़ी रहेगी और इस आंदोलन को, इस जन आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी? अब आप देखिए, जब जब जन आंदोलन दबाने की कोशिश की जाती है तो विप्लव होता है, तख्ता पलटता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। दुनिया का ये इतिहास आपने देखा है। बहुत कम देश ऐसे हैं जहां इस तरह के आंदोलनों को कुचल दिया गया। अब उनके नाम आपको मैं क्या गिनाऊं, आप समझदार लोग हैं। और फिर आपका चैट पैट क्या है वो आपके साथ है, वो आपको इस बारे में सब बता देगा। लेकिन मुझे जहाँ तक याद आता है कि नेपाल में स्थिरता नाम की चीज़ पिछले बहुत दिनों से नहीं है। बड़ी जल्दी जल्दी वहाँ सरकारें बदलती हैं, बड़ी जल्दी जल्दी राजनीतिक दल एक दूसरे को समर्थन देते हैं, एक दूसरे का समर्थन वापस ले लेते हैं। 1960 में राजा महेंद्र जो उस समय थे, उनकी सरकार को इसी तरह से पलटा गया था। उसके बाद 1975 में इसको दोहराया गया। 1990 में भी राजशाही के खिलाफ नेपाल की जनता सड़कों पर आई और 2005 का तो आपको याद ही होगा कैसा वहाँ पर संहार हुआ था। जनता ने राजा ज्ञानेंद्र सिंह और उनके परिवार के तमाम सदस्यों की हत्या कर दी थी। उस समय का मुझे परिदृश्य याद है कि नेपाल में चारों तरफ खून खराबा इतना व्यापक हुआ था कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो राजशाही से लोग अगर चिढ़ जाते हैं, या किसी भी शाही से, राजशाही हो तानाशाही हो, अगर वो चिढ़ गए, आजिज आ गए, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, खून खराबा कर सकते हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर सरकार से लड़ सकते हैं। और इस समय सरकार और जनता के बीच में जो टकराव की स्थिति है वो आपको जितने भी माध्यम है, सूचना के माध्यम, उससे मिल ही रही है। लेकिन भारत सरकार इस नेपाल में का जो ताज़ा घटनाक्रम है इसको लेकर के बहुत परेशान है और लगातार नज़र रखे हुए है। क्योंकि इसी तरह का आंदोलन आपने देखा, बिहार में छोटा आंदोलन है SIR को लेकर के, लेकिन वो सरकार के खिलाफ आंदोलन है और वो आंदोलन युवाओं के हाथ में है, उसकी कमान युवाओं के हाथ में है। और वो इस आंदोलन को वोट अधिकार यात्रा का नाम दिया गया था। इसको राष्ट्रव्यापी बनाने की तैयारियां चल रही हैं। तो असंतोष खदबदा तो भारत के भीतर भी रहा है, लेकिन खुदा न करे कि भारत में नेपाल जैसी, बांग्लादेश जैसी और श्रीलंका जैसी स्थितियां बने। यहाँ के राजनेता, यहाँ के राजनीतिक दल प्रबुद्ध हैं, जानते हैं कि तानाशाही के क्या खतरे हैं, जानते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने के क्या खतरे हैं, जानते हैं कि लोगों की निजी आज़ादी को छीनने के क्या खतरे हैं। हालांकि जो सरकारें होती हैं उनकी प्रवृत्तियां, तमाम सरकारों की, चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे नेपाल की हो, चाहे श्रीलंका की हो, जो सत्ता में बैठता है वो संविधान प्रदत्त अधिकारों को कम से कम करने की कोशिश करता है, जनता के अधिकारों को छीनना चाहता है, कुचलना चाहता है। ये कोशिशें जहाँ भी हुई हैं वहाँ सत्ता को मुंह की खानी पड़ी है। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करना पड़ेगी कि वो नेपाल की जनता की सुरक्षा करे। नेपाल में जो राजनीतिक हलचल है, जो असंतोष है, वो बहुत जल्द से जल्द शांत हो जाए। इसके लिए चाहे तख्ता पलटा जाए, चाहे सरकार नई चुनाव कराए, जो भी संभव हो शांति कायम करने के लिए वो होना चाहिए। क्योंकि अराजक, किसी भी अराजक राष्ट्र में आप देखें कि जो आर्थिक प्रगति है, जो व्यक्ति की आज़ादी है, वो खतरे में पड़ जाती है। और पर नेपाल जैसा गरीब राष्ट्र जो पर्यटन पर ही निर्भर है, उसमें तो इस तरह की घटनाओं से बहुत नुकसान होता है, धक्का लगता है। अब देखना होगा हमें, नेपाल की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उन पर लगातार नज़र रखनी होगी। क्योंकि क्या पता कल को ओली साहब को भी हमें दिल्ली में लुटियन जोन्स में कहीं एक बंगला देना पड़े, उन्हें सुरक्षा देना पड़े नेपाल की जनता से, अगर वो डर कर भाग के आते हैं। खुदा न करे कि ऐसा मौका आए, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, वो संवाद के जरिए इस तनाव को दूर करने की कोशिश करें। भारत सरकार को भी उनकी मदद करनी चाहिए अगर वो मदद मांगें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि KP शर्मा, ओली साहब भारत से मदद मांगेंगे। उन्हें अगर मदद की ज़रूरत पड़ेगी भी तो वो चीन से मदद मांगेंगे, क्योंकि चीन उनके ज़्यादा नज़दीक है। अब नज़दीक तो भारत के भी है चीन, लेकिन बात अलग है। तो आप भी कल सुबह के अखबार पर भी नज़र रखें, TV पर भी नज़र रखें, सोशल मीडिया पर भी नज़र रखें। और अगर
आपका नेपाल जाने का, घूमने का कोई कार्यक्रम पहले से हो तो उसे मुलतवी कर दें, उसे स्थगित कर दें, क्योंकि अभी नेपाल के हालात ठीक नहीं हैं, पर्यटन के भी अनुकूल नहीं हैं, आपको भी नुकसान हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।